हेलो एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर हम लोग कुल 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लोगों ने कोशिका के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उसको कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऊतक का। सेल के बाद टिश्यू का हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसी पर हम लोग जो इम्पोर्टेंट 150 एमसीक्यूज है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी ऊतक यानी टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य एवं उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो हमें सही कथन बताना है। पहला कथन का बात कर लेते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहा जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगले स्टेटमेंट यानी कथन का बात कर लेते हैं। तो ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। ऊतक सिर्फ और सिर्फ ये बहुकोशिकीय में पाया जाता है, एक कोशिकीय में ऊतक नहीं पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। तो बिल्कुल प्लांट और एनिमल्स दोनों में यहाँ पर टिश्यू पाए जाते हैं। पादप और जंतु दोनों में ऊतक पाए जाते हैं यानी टिश्यू पाए जाते हैं। तो 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पर थर्ड को हम लोग देख लेते हैं। पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है। पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, फिर दोनों के ऊतक एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि तो आपको बताना है कि पौधे और जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, लेकिन उनका क्या होता है, जो ऊतक होते हैं एक दूसरे में बिल्कुल अलग क्यों होते हैं? तो पहला कथन देख लेते हैं। पौधों में कोई गति नहीं होती है। पौधों में बिल्कुल कोई भी गति नहीं होती है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। यह भी स्टेटमेंट सही है। जंतु तथा पौधों के अंगतंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। तो ऑप्शन सी, यहाँ पर सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बात कर लेते हैं हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेयर ने किया था। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है।
तो कौन सा कथन, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथन में से आपको सही कथन बताना है। पहला कथन का हम लोग बात कर लेते हैं। किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसी एक ऊतक यानी किसी एक टिश्यू में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिकाएं पाई जाती है, ये बिल्कुल सही कथन है। अगले कथन को हम लोग देख लेते हैं। कुछ ऊतकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती हैं। यह भी क्वेश्चन यहाँ पर कथन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी, ए एंड बी, एक और दो दोनों सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पादपों में विभाज्योतिकी यानी मेरिस्मेटिक ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि जो विभाज्योतिकी यानी मेरिस्मेटिक होता है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही स्टेटमेंट यानी कथन बताना है। ये मृत ऊतक है और कास्ट में परिवर्तित होते हैं। गलत है। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है या विभाज्योतिकी ऊतक होता है, ये मृत नहीं होता है। सेकंड, यहाँ पर स्टेट कथन को देख लेते हैं। अपनी मोटी हो चुकी विभाज्यों के कारण ये पादप को लचीलापन प्रदान करते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट, ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं, छाल में नहीं होते हैं। यहाँ पर रूट, स्टेम और लीफ तीनों में पाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है, तो कोशिकाओं में विभाजन के कारण ही पादपों में वृद्धि होती है, तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तभी वृद्धि होता है, पादपों में वृद्धि होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों की विभाज्योतिकी ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में कौन सा एक सही नहीं है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का हम लोग बात कर लेते हैं, यानी विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है, यह जीवित कोशिकाओं का बना ऊतक होता है, सही है। यह जीवित कोशिकाओं का ऊतक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो जितने भी विभाज्योतिकी ऊतक होते हैं इनमें विभाजन की क्षमता होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं करेक्ट, सही कौन सा है। अगले यहाँ पर कथन को देख लेते हैं। इस ऊतक के कोशिकाओं की रसधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो इस ऊतक की कोशिकाओं की रसधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है बल्कि छोटी होती है, तो इसमें से गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं, ये सही है। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अत्यधिक होती है, यह भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शीर्ष विभाज्योतिकी उत्तरदायी होता है, तो 9th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबाई में वृद्धि के लिए। लंबाई में वृद्धि के लिए आपका जो एपिकल होता है वो शीर्ष विभाज्योतिकी उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो 10th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोटाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, वह कौन सा टिश्यू है जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शीर्ष विभाज्योतिकी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
संवाहक ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पार्श्व विभाज्योतिकी का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतिकी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन का बात कर लेते हैं। पौधों के स्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो बिल्कुल सही है, जो पौधे के स्थायी ऊतक होते हैं उनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं रह जाती है। नेक्स्ट ये कुछ कथन सही है। दूसरा कथन का बात कर लेते हैं। विभाज्योतिकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में स्थायी ऊतक बनता है। यह भी सही है, जब विभाज्योतिकी ऊतक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू में विभाजन होता है उसके बाद ही ये अस्थायी ऊतक बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है। जो एक बीजपत्री तने, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक बीजपत्री तने में द्वितीय वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैम्बियम। कैम्बियम इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाज्योतिकी कहते हैं? क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर में बनते हैं। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शीर्ष स्थ विभाज्योतिकी भी होता है और अंतवर्षी विभाज्योतिकी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए एंड सी दोनों। नेक्स्ट संवाहक ऊतक का निर्माण किस विभाज्योतिकी द्वारा होता है? संवाहक ऊतक का निर्माण का बात करें तो किस मेरिस्मेटिक टिश्यू द्वारा होता है? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पार्श्व विभाज्योतिकी। 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मृदु ऊतक यानी पैरेन्काइमा किस प्रकार के ऊतक है? पैरेन्काइमा का बात करें तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सिंपल टिश्यू है, यानी सरल ऊतक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये सभी के हैं सरल ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? निम्नलिखित में किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मृदु ऊतक और स्थूलकोण ऊतक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है
तो मृदु ऊतक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वायुतक यानी एरेनकाइमा किन पौधों में पाया जाता है? एरेनकाइमा का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स में हमें वायुतक यानी एरेनकाइमा पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट जलोद्भिद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? 23rd का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुतक की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है? वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, भित्ति सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है और कोड़ों पर अलिगिनी स्थूल मिलते हैं? 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलेनकाइमा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्थूलकोण ऊतक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक है, तो कौन सा टिश्यू है? 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थूलकोण ऊतक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? तो कौन सा ऐसा एक निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहता है? कौन सा ऊतक हो जाएगा? 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्थूलकोण ऊतक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो कौन से ऊतक के कोशिकाओं में भी लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण जिसकी बहुतायता को माना जा सकता है। 29 का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दृढ़ोर्धक ऊतक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? फलों तथा बीजों के कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दृढ़ ऊतक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, तो सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कहाँ पर जमा रहता है? 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉर्क कोशिका में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? व्यापारिक कॉर्क का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉर्क कैम्बियम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेकर सुबेर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मृदु ऊतक
यानी पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है। तो पैरेन्काइमा मृदु ऊतक की कोशिकाएं किस तरह की होती है, उनका आपका आकार बताना है। तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोलाकार होती है। पैरेन्काइमा की जो ऊतक होती है, टिश्यू होता है, वो गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, दृढ़ कोशिका यानी स्क्लेरेन्काइमा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ये मृदु तक कोशिकाओं में निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। इनकी विभक्तियों में लिग्निन विद्यमान रहता है, यह भी सही है। ये कोशिकाएं मृत और संकीर्ण अवकाश वाली होती है, यह भी सही है। इन कोशिकाओं बहुत लंबी और उनके सिरे नुकीले होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिकाएं स्थान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है किसमें? तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभाज्योतिकी में और दृढ़ ऊतक यानी ए एंड सी दोनों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पौधों से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? जो पौधों से प्राप्त होता है कॉर्क, उसमें कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो यह विद्युत रोधी तथा उष्मरोधी होते हैं, ये सही है। इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव पाए जाते हैं, ये गलत है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वेलामेल की आवश्यकता होती है। जो वेलामेल होता है, इसकी आवश्यकता पौधों को क्यों होती है? तो 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमी के अवशोषण के लिए। जो वेलामेल होता है क्या करता है, इन्वायरमेंट से ये नमी को अवशोषण करता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के जड़ में वेलामेल नामक आर्द्रग्राही स्पॉन्जी ऊतक पाया जाता है? तो 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिपादप मूल में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्किड में वेलामेल ऊतक पाया जाता है। जो आर्किड पौधा होता है, इसमें वेलामेल कहाँ पाया जाता है? तो 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूलों में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? जो पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिचर्म यानी एपिडर्मिस होता है। जो पौधे का बाहरी क्षेत्र स्तर होता है, उसको अधिचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है। नेक्स्ट, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? तो जल हानि को रोकने का काम कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबेरिन। सुबेरिन जल हानि को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। त्वचाजन यानी डर्मेटोजेन ऊतक शीर्ष विभाज्योतिकी से बना होता है। यह निम्नलिखित में से किससे विकसित होता है? तो किससे विकसित होता है? त्वचाजन या डर्मेटोजेन। 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस से बनता है डर्मेटोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधों के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। रंध्र तथा मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस में यानी बाह्य त्वचा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो 47 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बोला जाता है। नेक्स्ट, पौधे के अंतःत्वचा यानी एंडोडर्मिस और सुम्बा बंडल के बीच पाए जाने वाला परत को क्या कहते हैं? 48 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेरीसाइकिल यानी पेरीरम्भ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, कैम्बियन के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कैम्बियन के संबंध में कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो 49 का बात कर ले। यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है, बिल्कुल सही है। जो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं पौधों में, उसके बीच में कैम्बियम रहता है। नेक्स्ट, यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधों में पाया जाता है। तो एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता है, द्विबीजपत्री में, तो ये गलत है। नेक्स्ट, बाकी यह एक या कई परतों का बना होता है, ये सही है। इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? तो 50 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा तथा पीध किरणें। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51 का बात कर ले। पौधे के भरण ऊतक तंत्र के मुख्य कार्य हैं। जो पौधे के भरण ऊतक तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 51 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रहण करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अजैव पदार्थ का संचयन करता है? तो 52 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंडोप्लास्ट। एंडोप्लास्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? तो 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाई कोलेट्रल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अरीय संवहन बंडल यानी रेडियल वैस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? अरीय संवहन बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? तो 54 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बीजपत्री पौधों के जड़ों में। जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में पाए जाते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं। जो पौधे के स्टील परत होते हैं उसमें क्या शामिल होते हैं? तो 55 का बात कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील में कौन कौन शामिल होता है? परिरंभ, संवहन पुल तथा मज्जा यानी पीत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? जो पौधे होते हैं उनकी आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो 56 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्षिक वलय की गिनती करके। जो एक वलय होता है वो 10 साल का बताता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में कौन शामिल होता है? 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
वसंत कास्ट और शरद कास्ट दोनों, वसंत कास्ट और शरद कास्ट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनता है? तो 58 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंतःरंभीय एधा की, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काष्ठ में 50 वर्षीय वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु होगी। तो 50 मिलते हैं, तो 59 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि? तो 60 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है। तो इसमें जो इन पौधों में क्या होता है, जो वृक्ष की वलय होती है वो इसमें विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, इन पौधों में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीज का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कथई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हृदय काष्ठ बोलते हैं, ड्यूरामेन भी बोलते हैं और सारिल भी बोलते हैं। इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती हैं, तो सभी नहीं मृत होती हैं, ये गलत है। नेक्स्ट रस्ट काष्ठ की कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती है, ये सही है, यानी केवल 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साई बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई बढ़ता है? तो जैसे एक पौधा है और आपने यहाँ पर 7 फीट में एक कील लगा दिया और बोला 2000 में आपने कील लगाया था और 2021 में यह कील कितनी ऊंचाई पर चली जाएगी यदि 5 वर्ष बढ़ता है इसकी लंबाई? तो कील जहाँ पर रहता है वहीं पर रहेगा, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 फीट ही रहेगा, चाहे जितने फीट पौधे में आप कील लगाइएगा वो उतना ही फीट तक रहेगा। नेक्स्ट जटिल ऊतक बना होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू किससे बना होता है? तो 64 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विभिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, चालनी नालिका तथा सह कोशिका पाई जाती है, चालनी नालिका तथा सह कोशिका किस में पाई जाती है? तो 65 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप यहाँ पर फ्लोएम में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? जाइलम और फ्लोएम का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या करता है? फूड को। तो जाइलम में भी 4 पार्ट्स होते हैं और फ्लोएम में भी 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट संवाहक ऊतक का निर्माण किससे होता है? संवाहक ऊतक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पार्श्व विभाजूतकी से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें कौन सा जाइलम तत्व नहीं है?
इनमें कौन सा जाइलम तत्व नहीं है? तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीव ट्यूब। जाइलम का बात कर रहा है, जाइलम, और एक होता है फ्लोएम। जाइलम में होता है ट्रैकिड्स, होता है ट्रैकिड्स पाया जाता है जाइलम में, और वेसल्स पाया जाता है, और जाइलम फाइबर या वुड फाइबर, और जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये 4 पाए जाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है, जाइलम फाइबर या वुड फाइबर, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो यही 4 पाए जाते हैं जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। फ्लोएम का एक परिपक्व चलन नालिका वाहिका से विभिन्न होती है। तो किस तरह से विभिन्न होता है? तो 69 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रियात्मक केंद्रिक के अभाव में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाहनिकाएं तथा वाहिकाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जाइलम मृदुतक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो मृत कोशिकाओं का बना होता है आपका बास्ट तंतु। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चानलिन नालिका। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चानलिन नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। तो चानलिन नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद कौन करता है? तो 74 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकोशिका। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो 75 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम तंतु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्लोएम ऊतक में चाननी पट्टी पाई जाती है। फ्लोएम ऊतक यानी फ्लोएम टिश्यू में चाननी पट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो 76 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो चाननी नालिका के बीच में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम जो पाया जाता है वो किसके लिए उत्तरदायी है मुख्यतः? तो 77 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आहार वाहन के लिए, यानी फ्लोएम फूड का वाहन करता है, आहार का वाहन करता है। नेक्स्ट पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। पौधों में जो जाइलम पाया जाता है वो जल का वाहन करने के लिए, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती हैं? शाखाओं से जो पत्तियां होती है वो किन कारणों से गिर जाती है या झड़ जाती है? तो 79 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोर के बाहर विल्गन परत बन जाने के कारण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 का बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों के जल की लंबी दूरी के अभिक्रमण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो 80 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किस ऊतक के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य कौन सा ऊतक करते हैं? तो 81 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकला यानी इपिथेलियम टिश्यू।
स्किन जो हमारा है वो एपिथेलियल टिश्यू का ही बना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में कौन सा ऊतक सहायक होता है? 82 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में कौन सा यहाँ पर ऊतक पाया जाता है? तो 83 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबाइडल एपिथेलियम। जो क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है वो लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंगों को विसरण यानी डिफ्यूजन, सिक्रेशन तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक है। तो डिफ्यूजन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन में मदद करने वाला कौन सा टिश्यू है यानी ऊतक है? तो 84 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट, त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है। जो हमारा त्वचा होता है उसकी बाहरी सतह किसकी निर्मित होती है? तो 85 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तरित सल्की एपिथेलियम से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एपिथेलियम ऊतकों कोशिकाओं में रसकुर, माइक्रोविलाई तथा सीलिया पाए जाते हैं? तो 86 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तंभकारक। नेक्स्ट, स्तंभाकार के जो पाए जाते हैं उसमें पाए जाते हैं विलाई एपिथेलियम। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इन उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतराकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है, गलत है। एपिथेलियम ऊतक में कोशिकीय की संख्या कम नहीं बल्कि अधिक होती है। संयोजी ऊतक में अंतराकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इनकी कोशिका एक दूसरे के करीब सटी होती है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य का बात करें तो 88 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा करना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पश्चाभी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। तो 89 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैकिया तथा गर्भाशय में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? तो दो मांसपेशियों को जोड़ने का कौन सा कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एरियोलर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मोटापा का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वसा ऊतक, फैट टिश्यू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो कौन सा हमारे शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी हो? 92 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वसमय ऊतक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वसमय ऊतक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो, एडिपोज टिश्यू जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भारी रहती हैं? तो किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भारी रहती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वसा संयोजी ऊतक, एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में ऊतक कौन है? निम्नलिखित में ऊतक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रुधिर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? तो यहाँ पर भी आपको ऊतक का उदाहरण बताना है। तो 96 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लासिका, जिसको लिम्फ बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन संयोजिक ऊतक है? संयोजी ऊतक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अस्थि भी है, बोन्स भी है, उपास्थि भी है और लिगामेंट भी है, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वसमय ऊतक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। श्वेत यानी व्हाइट फाइबर तथा पीला येलो फाइबर पाए जाते हैं। तो व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर कहाँ पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एरियोलर ऊतक में, एरियोलर टिश्यू में पाए जाते हैं व्हाइट फाइबर तथा येलो फाइबर। नेक्स्ट कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपास्थि में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टेंडन का निर्माण होता है। टेंडन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीला तंतुमय ऊतक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 लिगामेंट का निर्माण होता है। तो लिगामेंट का निर्माण कहाँ, किस ऊतक से होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीला तंतुमय ऊतक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक है? टेंडन तथा लिगामेंट का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयोजी ऊतक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए पहला कथन देख लेते हैं। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। बिल्कुल सही है। अगले कथन को देख लेते हैं। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। बिल्कुल बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सेबेसियस ग्रंथि का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लैक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? लैक्राइमल ग्रंथि का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसू। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस ऊतक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? तो किस ऊतक टिश्यू से बने होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केराटिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी केराटिन नहीं हो जाएगा, केरोटीन प्रोटीन, केराटिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काइटिन, काइटिन का, ठीक है, केराटिन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अस्थि यानी बोन्स में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका उपास्थि में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती, किस ऊतक में पाई जाती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मास्ट कोशिकाएं। ऑप्शन
बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जलवत संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तलवे पर, जो पैर के तलवे होते हैं वहाँ पर सबसे मोटी त्वचा पाई जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है। तो मनुष्य की त्वचा सबसे पतली का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आँखों के पलक पर। आँखों के पलक पर सबसे पतली होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाते हैं, इसका कारण है? तो वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कौन सा कारण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाभि रज्जु यानी इम्बिकल कोड है, तो कौन सा कोड है, किस ऊतक का बना होता है? तो 116 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूणीय संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हैवेसियन तंत्र पाया जाता है। तो हैवेसियन तंत्र का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्तनियों के अस्थियों यानी बोन्स में पाया जाता है। जो मैमल्स होते हैं उनके बोन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, किसमें भाग लेती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एलर्जी प्रतिक्रियाओं में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना भाग होता है? जो कोलेजन फाइबर होता है हमारे शरीर में वो कुल प्रोटीन का कितना भाग होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1/3 भाग होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेजन। कोलेजन फाइबर होता है और प्रोटीन भी होता है। नेक्स्ट बाह्य क्रम में पाए जाने वाले अंतः कंकाल हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अस्थि यानी बोन्स में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक है। शारीरिक अंगों में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेशी ऊतक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म नामक तरल किसमें पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेशी ऊतक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के ऊतक है अरेखित और रेखित ऊतक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेशी ऊतक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक है। कौन सा नेत्र के आइरिस में पाया जाता है टिश्यू? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अरेखित पेशी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हृदय पेशी में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? तो कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेखित पेशी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसारण के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अरेखित पेशी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? मायोफाइब्रिल नामक रचना की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
पेशी ऊतक ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? तो किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कार्डियक पेशी, यानी जो हार्ट का टिश्यू होता है उसमें थकान नहीं होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है। जो हमारे शरीर का कुल भार होता है उसका 50% भार क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेखित पेशी का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो किसके माध्यम से होता है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका ऊतक से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम की इकाई का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका का बात करें तो कहाँ पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका का कोशिका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका में विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट, न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन के डेंड्रॉन से जो पतली पतली शाखाएं निकलती है उसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, रेनवियर का नोट कहाँ पाई जाती है? रेनवियर का नोट का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो न्यूरॉन को जोड़ने को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन के जोड़ का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइनेप्स, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका परीक्षण के लिए ऊतकों के शरीर से अलग करने से। परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? बायोप्सी कहा जाता है।